आज लेने से कतराते हैं। ये भिखारी नहीं बन सके, ये मांगने वाले नहीं बन सके। इनकी इज्जत नफ्स ना सिर्फ इस शहर में बसने वाले बल्कि पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी रही है। हम मजबूरन आपको बुलाते हैं क्योंकि जो लोग हमें इस हवाले से जितनी भी मदद कर रहे हैं उन तक भी बात पहुंचानी होती है, लेकिन इमदाद लेने वाला कोई यहाँ नहीं आता है। और हमने कई साल से इस बात को यकीनी बनाया है कि इस हवाले से कोई तस्वीर ना खींचे। लेने वाला हाथ और देने वाला हाथ, जिसके जरिए देने वाला हाथ यानी वो हमारे रज़ाकार जो ये सारी अमानतों को लेकर जिन लोगों जो हकदार हैं उन तक पहुंचाएंगे, इतनी ही जिम्मेदारी रखते हैं। आज आपको बुलाने का मकसद भी ये है। और जिन हालात का हम जिक्र कर रहे हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए आपको कोई अदालत लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तहकीकाती कमीशन बनने की ज़रूरत नहीं है कि वो शहर जो 2018, 2008 में 9 में दुनिया के इमर्जिंग शहरों में था, इस 17-18 साल के बाद दुनिया के रहाइश के लिहाज से बदतरीन शहरों में इसका शुमार क्यों होता है? ऐसी क्या तब्दीली आ गई थी? और ये तब्दीली बार बार जब भी आई है, इस 50 साल में पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनी है, वो पाकिस्तान जो अक़वाम आलम में सर उठा के चलने के लिए बना था, वो पाकिस्तान जो मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बना था, ये किसने है जिसने मंडी बना दिया? इसके लिए अखबारात के सफ़हात काफ़ी हैं। यहाँ पर किसने वो इक़दामात किए हैं जिससे ये शहर और ये सूबा दो हिस्सों में तकसीम नज़र आता है? किसने तबकात बना दिए हैं एक ही सूबे के अंदर? आज इस शहर की हालत ये है कि जिसके फंड से पूरे पाकिस्तान में मोटरवे है, जो मोटरवे के कर्जे हैं इस शहर को ही पूरी जिम्मेदारी के साथ उतारने हैं। पूरा पाकिस्तान मोटरवे के जरिए कनेक्ट है। इसका वाहिद पोर्ट जो है पाकिस्तान का, इसकी ग्रोथ का जो इंजन है, जो इसका इंडस्ट्रियल और कॉमर्स का कैपिटल है, वो इस मोटरवे के जरिए पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है। हैदराबाद कराची के दरमियान, कराची हैदराबाद के दरमियान कोई मोटरवे मौजूद नहीं। और हालात ये हैं कि जो लोग कमाने आते हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं। ये हमारे अदवार में 2 बाजू बना दिए गए थे, राइट एंड लेफ्ट, नॉर्दर्न बाईपास, सदर्न बाईपास। लेकिन करोड़ों रुपए का रोजाने का बिजनेस धंधा है कि इन रोडों को जो 15-20 मील का फर्क डालती हैं, जो अरबों रुपए कमाते हैं, वो वहां से गुजरना नहीं चाहते। वो कराची के सीने पे चढ़ के गुजरना चाहते हैं। जब ये सीने से गुजर के जाते हैं, इस शहर के अंदरूनी शहर के रास्तों से कितने ख्वाब हैं जो कुचल जाते हैं, कितने घर के बच्चे हैं, कितनी माओ के लाल हैं जो उनके हाथों कुचल जाते हैं, कितने घर उजाड़ दिए जाते हैं। रोजाना का मामला है। मैं इस सहाफत के भी ज़मीर से पूछूंगा, रियासत और हुकूमत के ज़मीर से भी पूछूंगा, क्या इसको इतना ही हल्का लिया जाना चाहिए जितना आप ले रहे हैं? क्या एक छोटा सा इंतजामी मामला है, या ये तो बेहिसी की इंतहा है, या कोई सोचा समझा मंसूबा है, या इस शहर को लूटने का जो 50 साल से तरीका रहा है उसमें एक और तरीका वारदात ये भी है? क्या इस शहर के नुमाइंदे इस पे आवाज़ भी ना उठाएं, इस पे बात ना करें, इसके लिए खड़े हो ना, उन जनाजों में जाके शरीक ना हो? तो इस हवाले से एक बार फिर हम मुतनब्बे नहीं कर रहे, दरखास्त कर रहे हैं आज
कि ये ईद से पहले पहले इस हवाले से कोई वाज़े बयान आ जाना चाहिए, वरना जिनके बच्चे इस सड़कों पे कुचल दिए जाते हैं वो खड़े होकर एहतजाज करने लगे, तो हम उनके एहतजाज से अपने आप को किस बुनियाद पे, किस इखलाकी बुनियाद पर, किस आइन और कानून के तहत, किस उसूल के तहत उनसे हम अपने आप को दूर रख पाएंगे? जिन घरों में हम रहते हैं, हमारे आस और पास की आहें बकाए हैं ये, जिन हुक्मरानों के कानों तक इसलिए नहीं पहुंचेंगी कि उनका ताल्लुक इस शहर से नहीं, ना उन पुलिस वालों का है जो इससे रिश्वत को लेकर इस खूनी खेल का हिस्सा है। इस शहर में अमन का मामला पूछा जाता है, शहर के अमन की वजह एक ही है कि सिपाही और चोर दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। जिस तरह इन 10-15 सालों में यहां की जमीनों को कब्जा किया गया है, लगता है कोई कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है, लगता है किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहां के लोग 60 साल तक नौकरियां करते हैं, जाकर जब अपने लिए एक छोटा सा 120 गज का प्लॉट ले पाते हैं, आके कब्जा नहीं करते एकड़ों की जमीनों पर, और शहर में आने के चंद ही साल बाद अरबपति बन जाते हैं। खून पसीने की कमाई से अपने लिए ज़मीनें लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर बनाते हैं। ये शहर इसी तरह आबाद हुआ है। क्या इसमें भी बात ना करें हम? इसमें भी हमें खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए? इसमें भी क्या हमें आके सड़कों में बात नहीं करनी चाहिए? क्या इस पर हमें ऐवानों में बात नहीं करनी चाहिए? क्या आज अदालतें उस तासुब से खुद को अगर पाक नहीं रख सकेंगी जिससे इस शहर को आलूदा किया गया है, अगर अदालतें भी जबान देकर इंसाफ फराम करेंगी, तो हमारे पास कौन से रास्ते छोड़ रही है ये पूरा निज़ाम? हमने बहुत पहले 2024 के इलेक्शन से पहले आपके सामने यहाँ कहा था कि गलती से हमें तालीम की वजारत मिल जाए तो हम सबसे पहले यहाँ पर तालीमी इमरजेंसी लगाएंगे। अच्छा, वजारत तालीम तो सूबाई ही है, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है। आज तालीम पे जिस सूबे में सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है माशाअल्लाह, वहाँ सबसे ज़्यादा जहालत है, वहाँ सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लर्निंग पॉवर्टी है। हमने दरख्वास्त की है सदर मुमलिकत से कि इस शहर में गुज़श्ता 20 साल से, बल्कि एक कराची यूनिवर्सिटी के अलावा कोई यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं है। सिर्फ ये कॉलेजेस थे जिनको प्रमोट करके दाऊद कॉलेज को, दाऊद यूनिवर्सिटी, NID को, सिंध मेडिकल कॉलेज को, डॉ मेडिकल कॉलेज को बना दी गया। तो सदर मुमलिकत क्योंकि वफाकी यूनिवर्सिटियों के चांसलर भी हैं, तो हमने भी कहा है कि कराची तालीमी हवाले से भी एक इमरजेंसी की सूरत हाल में आला तालीम के हवाले से वो अपना रोल करें। मुझे उम्मीद है कि वो ईद से पहले 1-2 दिन में ज़रूर इस हवाले से मकालमे की कोई सूरत इख्तियार करेंगे ताकि हम ये कर सकें। मैं आप सबकी आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने आज जिक्र किया जिस तमाम तर सूरत हाल की शहर का जो नुआ पड़ रहा है, वो विफाकी काबीना में आप खुद मौजूद हैं, वहाँ उठाते हैं जी। काबीना से कब निकलेंगे जब कराची शहर का अगर इतने ही मामला संगीन हो चुके हैं, आप वहाँ पर किस पोजीशन पर मौजूद रहेंगे, किस तरह जी? जब तक आवाज़ उठाने की गुंजाइश बची रहेगी, क्योंकि कई चीज़ें हैं जिस पे हमने लड़कर हुकूमत का साथ रह के कोई सवाल ज़रूर मीडिया पे उठाए कि 1,60,00,000 के शहर को अप्रैल 2023 में 1,30,00,000 में तब्दील कर दिया गया था। उस शहर में जहां पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुई है, 30 लाख कम कर दी गई थी। तो ये किसकी जद्दोजहद से 2 लाख को क्रॉस किया, 2 करोड़ तक पहुंची है, 2 करोड़ तक। 70-80 लाख अफराद कहाँ खो गए थे, किसने ये जमा कराए हैं?
ये पाकिस्तान के सेंसस के अकाउंट में और बैंक में। क्या मुमकिन था? कई बार की कोशिशों से हुआ है ये काम। तो सच्ची बात है, हम एमक्यूएम पहले भी नहीं कर सके थे जो अब किया लिया है ना हैदराबाद में 77 साल के बाद। उस मजबूर और अपोजिशन के सबसे बड़े शहर हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी तो हुई है ना। इसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हाँ, हमारी रिवायत तो रही है कि हम हर बार इस्तीफे देते रहें। मेरा रिकॉर्ड तो इस लिहाज से सबसे ख़राब है और इंशाल्लाह अपने रिकॉर्ड को ख़राब नहीं होने देंगे। गवर्नर साहब का मामला हुआ वो हटाया गया, दमन अब तक आपकी तरफ से सामने नहीं आया। क्या ये आपके इल्म में था कि गवर्नर साहब हटाए जा रहे हैं? हटा दिए? दो बातें हैं, इक़दाम किस किस्म के इक़दाम का आप वो रखते हैं। हमने हुकूमत से ये बात की थी कि सिंध के शहरी इलाकों से गवर्नर बनने की एक मुआहदा, एक रिवायत सी रही है बहुत पहले से, जब लिसानी बिल बनने के बाद। और सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट हमारे पास है, चाहे 18 में अनाउंस हुआ हो ना हुआ हो। इखलाकी तौर पे सब मानते थे और अब 24 में तो इंशाल्लाह वापस भी ले लिया। तो इसी मुआहदे के साथ था। एतमाद में लेने की बहुत ज़रूरत है और उसमें कमी हुई है। लेकिन ये बता दूं कि कामरान टिसोरी साहब एक तारीख रकम करके गए, बड़ी बुर्दबारी के साथ गए, बड़े एतमाद के साथ गए, बड़े दिल के साथ गए, सबको मुबारकबाद दे के गए, जो ग्रेस के साथ गए। हम ये आवाज़ उठा रहे थे, इतनी सज़ा तो हमें भी मिलनी थी ना। हम सब कुछ कर रहे थे, इसकी कोई ना कोई तो सज़ा मिलनी थी, जज़ा तो नहीं कहेंगे। लेकिन एमक्यूएम की ताकत वजारतों में, ऐवानों में और इन घरों में नहीं है। ये घर जो कि कॉलोनियल दौर की यादगार हैं, इसको अवामी यादगारों में हमने तब्दील कर दिया है। उनको याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।